जाति, धर्म और लैंगिक मसले चैप्टर का नाम है, जिसका पहला पॉइंट है श्रम लैंगिक विभाजन। श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत या मजदूरी। लैंगिक मतलब होता है लिंग के आधार, जैसे मेल फीमेल, है ना। कहता लैंगिक आधार पर श्रम का विभाजन एक ऐसा कड़वा सच है जो हमारे चारों ओर या हमारे घरों और समाज में भी दिखाई देता है। सब कॉपी खोल के मिलाएगा। कहता लैंगिक का जो विभाजन है, मतलब लड़का लड़की का जो भेदभाव है, वो हमारे समाज में चारों तरफ दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं कि घरों में हम लोगों के साथ लैंगिकता के आधार पर भेदभाव भी किया जाता है ना। जैसे अभी दुर्गा पूजा का मेला बीता, तो लड़की है तो गुड़िया खरीदेगी, लड़का है तो गाड़ी खरीदेगा, पिस्तौल खरीदेगा, है ना। तो ये क्या है? ये भेदभाव जन्म से ही लोग इस चीज़ को शुरू कर देते हैं, और यही लैंगिकता कहलाती है, या लिंग के आधार पर भेदभाव कहलाता है। इसके साथ साथ ये भी चीज़ें हैं कि घरों के काम में जो चूल्हा चौका का काम है या सफाई का जो काम है, वो घर की लड़कियां महिलाएं करेगी, है ना, या जो आपके द्वारा नौकर हैं वो करेंगे। लेकिन जो बाहर के काम हैं वो कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं? यही तो लैंगिक भेदभाव है, ठीक है। जबकि हम लोग जानते हैं कि आज के डेट में लड़कियों लड़कों से कम नहीं हैं और लड़के भी लड़कियों से कम नहीं हैं। हर जगह हर वो काम आज लड़के कर रहे हैं और लड़कियां भी कर रही हैं, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक जीवन, मतलब हमारे आसपास का जो जीवन जी रहे हैं सारे लोग, उसमें पुरुषों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि गांव में या शहरों में महिलाएं कितना भी ऊंचा पद पर हो जाए, लेकिन पुरुषों का वैल्यू ज़्यादा होता है। जैसे आप सभी गांव में देखिए, अगर कोई विधायक महिला है तो उसका काम कौन करेगा? उसका पति करेगा। प्रणाम विधायक जी, उसका पति को होगा। मुखिया महिला है तो मुखिया घर में गोबर ठोकेगी, और जो पति होगा वो मुखिया बना फिरेगा। तो पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा होता है, महिलाओं का वर्चस्व क्या होता है? कम होता है। ये हमारे गांव में क्या है? भेदभाव है। हमारे सार्वजनिक जीवन में क्या है? ये सबसे बड़ा भेदभाव है। महिलाओं को हमेशा नीचा स्तर पर दिखाया जाता है और कहा जाता है कि महिलाएं चार दीवारी के भीतर ही रहती है, अच्छा होता है या रहना पड़ता है। ये भेदभाव है। नारी आंदोलन, जो आंदोलन महिलाओं के समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, जैसे नारी आंदोलन। बहुत सारे आंदोलन भी किए गए, हम लोग इतिहास में पढ़े थे 9वीं क्लास में भी। महिलाओं को जब वोट देने से वंचित किया गया था तो महिलाएं क्या करती थी? आंदोलन करती थी। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, है ना। तो महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए बहुत सारे आंदोलन करती हैं, और जो आंदोलन महिलाओं के द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है? नारी आंदोलन कहलाता है, ठीक है। आज के डेट में, हाल के वर्षों में, ये लैंगिक मसलों को लेकर राजनीति भी बहुत बढ़ गई है। अभी हम लोग करंट में देखे थे, अभी महीने दिन की बात है, कि पार्लियामेंट में महिलाओं को 23% आरक्षण को 23% आरक्षण के लिए लोग लड़ रहे थे। कुछ पार्टियां कह रही थी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, कुछ पार्टियां कह रही थी आरक्षण नहीं दिया जाए। तो इस प्रकार से आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, वोट ले रहे हैं महिलाओं के नाम पर। जितना नेता आएगा सब एक ही बात बोलेगा कि हम आपके बहन बेटियों को सुरक्षा देंगे, सम्मान देंगे, है ना, और देंगे कुछ नहीं। नारा लगाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और देश में बेटियां सुरक्षित है ये नहीं। जब सुरक्षित नहीं है तो बचाएंगे कैसे? और जब बचेवन करेंगे तो बढ़ाएंगे कैसे? तो लोग क्या हो रहे हैं? महिलाओं के नाम पर केवल और केवल अपनी रोटी सेक रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, है ना। कहता है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। आज के डेट में जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, महिलाओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तब कुछ कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। नहीं तो भारत क्या था? पितृ प्रधान समाज था। पितृ प्रधान मतलब पिता की प्रधानता ज़्यादा थी, महिलाओं की प्रधानता क्या थी? कम थी। लेकिन आज के डेट में ऐसा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पहले के लोग घरों से लड़कियों को निकलने नहीं देते थे, लेकिन आज आप लोग क्लास कर रहे हैं, आपसे जो बड़े होंगे वो कहीं बाहर में भी क्लास कर रहे होंगे। आपके परिवार में कुछ ऐसी भी महिलाएं होंगी या लड़कियां होंगी जो बड़े लेवल पर जॉब कर रही होगी, क्योंकि लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? शिक्षित हो रहे हैं, जिसके कारण लैंगिकता क्या हो रही है? धीरे धीरे कम रही है, महिलाओं का भेदभाव कम रहा है, ठीक है ना। पर इस भेदभाव को मिटाना काफ़ी आवश्यक है ना। कहता है कि पुरुषों का आरक्षण दर 76% है, जबकि महिलाओं का आरक्षण दर कितना है? 54% है। पुरुषों को हर क्षेत्र में 76% आरक्षण मिलता है। जॉब की बात किया जाए पहले, तो महिलाओं को कोई भी वैकेंसी आती थी तो उसमें 76% केवल पुरुष का सीट होता था और 54% क्या होता था? महिलाओं का सीट होता था।
ठीक है। ये 76 और 54 मिला के 100 नहीं हो रहा, तो वैसे कन्फ्यूज़ नहीं होना। कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ सीटें SC ST OBC विकलांग लैंगिकता सबको मिला जुला के और उसको महिलाओं को छाट के ऐसे करके 54% दिया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता ऊंचे पदों पर बहुत कम महिलाएं देखने को मिलती है। कई जगह पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वेतन कम होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं प्रतिदिन अधिक घंटे काम करना पड़ता है। ये तो आपको अपने समाज आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हमारे जो ये आसपास के जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे क्षेत्रों के, इन स्कूल्स में क्या है, महिलाओं का वेतन आज भी कम है और पुरुषों का वेतन आज भी ज़्यादा है ना। पुरुष का वेतन स्कूल में जाइएगा, वो स्कूल पर डिपेंड करता है। अब कितना किस स्कूल का वेतन है ये बोलने का अधिकार हमको नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अगर समान एजुकेशन, समान क्वालिटी के अगर कोई महिला है और पुरुष है, तो पुरुषों का वेतन अधिक होगा महिलाओं की अपेक्षा। जबकि लगभग ड्यूटीज़ लगभग बराबर ही करना होता है, क्लासेस बराबर ही लेना होता है, फिर भी महिलाओं का वेतन क्या होता है, कम होता है, और पुरुषों का वेतन क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। गाँव में भी देखिए जो मजदूरी लोग करते हैं महिलाएँ, उनका वेतन कम होता है। जैसे खेती करते हैं, जो धान की कटाई करते हैं या धान की बुआई करते हैं, तो उसका क्या होता है, मजदूरी कम होता है ना। और पुरुषों का मजदूरी क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि आज भी क्या है, जातिवाद नहीं कह सकते, लैंगिकता है, लैंगिक भेदभाव है। कहता आज भी ज़्यादातर परिवार में लड़कियों की तुलना लड़कों को अधिक प्राश्रय दिया जाता है। हम लोग जानते हैं लड़कों का वैल्यू, अभी भी आप अपने घर में देखिएगा तो लड़कों का वैल्यू ज़्यादा है, लड़कियों का वैल्यू कम है। आप एक दिन मेला घूरे होंगे तो आपके भाई रोज़ मेला में निकलते होंगे, एकदम जिस टाइम में आपको घर आने का प्रतिबंध होगा उस टाइम में वो जीन्स पैंट चढ़ा के घर से निकल ही रहे होंगे, क्या वो ये घूम के, है ना। तो ये क्या है, आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग या बहुत सारे अशिक्षित लोग 99% कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति इतना भेदभाव है कि महिलाओं को भ्रूण हत्या तक किया जा रहा है ना। अल्ट्रासाउंड करके जांच किया जाता है, पेट में कौन सा बच्चा है, लड़का है कि लड़की, लड़की है तो पेट में ही मरवा दिया जाता है। तो जब बच्चा पेट में होता है उसको भ्रूण कहा जाता है, तो भ्रूण में बच्चे को मारना क्या कहलाएगा, भ्रूण हत्या कहलाएगा। जिसके कारण भारत में लिंग अनुपात का पक्ष बिल्कुल नहीं रहा। लिंग जो है, लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग अनुपात होता है 1000 पुरुषों में 1000 महिलाओं की संख्या। तो भारत में पहले कम था, अभी करेंट टाइम में बिहार में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है। भारत में अभी भी कम है, लेकिन बिहार में लड़कियों की संख्या लड़कों से कुछ दिन पहले कम था, ठीक है। लेकिन अगर जो डेटा आया है करेंट डेटा, उसमें लड़कियों की संख्या अधिक हो गई, ठीक है। कहता है महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं घर में भी होती है और घर के बाहर भी होती है। हम लोग देखते हैं घर के बाहर भी महिलाओं के साथ बहुत घटनाएं होती है, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, ठीक है। स्कूल्स में जाइए, कॉलेज में जाइए, तो जब लड़के का टाइम होगा लड़कियों के, अगर तुम लोग साइड हो जाओ, लड़का लोग को पहले कर जाने दो, ये चीज़ करने दो, है ना। घरों में भी ऐसे होते हैं, लड़के को ज़्यादा वैल्यू मिलता है, अगर कपड़ा खरीदना है, कम पैसा है तो लड़का पहले खरीदेगा, लड़की बाद में खरीदेगी, ऐसा होता है ना। तो ये क्या है, ये आज भी हर एक समाज में और हर एक घरों में देखने को मिल रहा है, जो लैंगिकता कहलाता है, लैंगिक भेदभाव कहलाता है। अब कहता है कि भारतीय महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व, राजनीति में महिला का क्या लेवल है और भारत में क्या लेवल है, इसको इस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है भारतीय राजनीति में कई महिलाएं प्रखर राजनेता है, लेकिन राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत खराब रहा है। कहता है भारत में जो है वो महिलाएं कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन वो महिला उस टाइप से काम नहीं कर पा रही है जिस लेवल से उसको काम करना चाहिए। काम करने का मतलब ये नहीं है कि वो रोड नहीं बना रही है, सड़क नहीं बना रही। महिलाओं के प्रति उसका क्या ड्यूटी होना चाहिए, वो ड्यूटी वो आज भी महिलाएं नहीं कर पा रही है, जिसके कारण आज भी महिलाओं का स्थिति जो है वो सही नहीं है, बहुत ख़राब स्थिति है। बड़े बड़े महिलाओं को हमने देखा, जैसे जया बच्चन एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक राजनेता भी है। इसके पहले इंदिरा गांधी, ठीक है ना, अभी स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, ठीक है, सोनिया गांधी भी, भले ही वो कोई पद पर नहीं रही, लेकिन भारत की एक बड़े पार्टी का अध्यक्ष रही, कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। तो बहुत सारी महिलाएं बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर राजनीति में भी हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। और ये महिलाओं के लिए कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए ना, हमारे देश की स्थिति ऐसी ख़राब है कि महिला आरक्षण की बात किया जाता है तो महिलाएं इसका विरोध करती हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अभी सोनिया गांधी थी और सोनिया गांधी विरोध कर रही है, तो ऐसे देश का विकास कैसे होगा, महिला रूढ़िवादी कैसे समाप्त होगी, ठीक है। अतः इस स्थिति को सुधारने के लिए स्थानीय स्वयासी निकायों की 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। कहता है कि राजनीति के क्षेत्र में भी महिला आगे बढ़े, इसके लिए हमारे देश में भारत में 1/3 कुल सीटों का 3 भाग कर दीजिए, ठीक है, 1/3 महिला को आरक्षित सीट दिया गया। कितने सीट पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ेगी। जैसे अभी हम लोग देखिए अपने गांव में कि यहाँ जो मुखिया का सीट था वो आरक्षित था, कौन नॉमिनेशन करवा सकता था, केवल महिलाएं, ठीक है। भले उसका प्रतिनिधित्व पुरुष कर रहा हो,
लेकिन आपके गांव की जो मुखिया है करंट टाइम में वो महिला है ना। तो ये आरक्षित सीट इसी को कहा जाता है, ठीक है। आरक्षण किया गया ताकि महिला क्या होवे, राजनीति में भी बढ़ें, और राजनीति में बढ़ने के बाद महिलाओं को स्थिति में कुछ सुधार किया जाए, ठीक है। लेकिन संसद और विधानसभाओं में अभी तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। हम अभी तुरंत बात कर रहे थे ना कि बीच में, ये तो पहले का डेटा, हम लोगों को किताब पहले का संस्करण है तो पहले की डेटा है। 1/3 सीट आरक्षण भले ही घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज भी उसको आरक्षण संसद या पार्लियामेंट में हम लोगों को नहीं मिला था। इसी के लिए फिर बीजेपी सरकार प्रयास कर रही थी, लेकिन लोगों ने इस आरक्षण के लिए भी बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध कर दिया, बहुत सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है वो तो भविष्य जाने। कहता है धर्म और राजनीति, राजनीति और धर्म में महिलाओं का क्या योगदान है और कितना हिस्सा महिलाओं को मिलता है वो भी देखेंगे। कहता है हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एक अभिन्न हिस्सा धर्म भी है। धर्म के बिना हम लोग जो देखते हैं तो हम लोग धर्म को पहला प्रायोरिटी देते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग धर्म से सीखते भी हैं, सीखते हैं ना, क्या करना है क्या नहीं। धर्म हम लोगों को सही और गलत का मार्गदर्शन देता है। भले ही लोग आज के डेट में उसको गलत तरह से आपके सामने परोस कर आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पुराणों में, वेदों में लिखा हुआ अगर उस हिसाब से चलेंगे तो हमारी जीवन कहीं आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन धर्म के मामले में आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें परोसते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। तो कहा जाता है कि धर्म भी है हमारे जीवन का क्या एक अभिन्न हिस्सा है। कहता है कुछ देशों में राजनीति पर केवल बहुसंख्यक समाज का प्रभाव पड़ रहा है। कहता है कुछ देश ऐसे हैं जिसमें राजनीति में तो महिलाएं हैं और उनमें केवल बहुसंख्यक, बहुसंख्यक उसको बोलते हैं जिस लोग, जिस पार्टी का या जिस जाति का या जिस धर्म के लोग की संख्या अधिक होगी वो बहुसंख्यक कहलाएगा। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, लोकतंत्र के बारे में, ठीक है ना, कि अमेरिका में क्या था, श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच घमासान युद्ध चलता था, ठीक है। बहुसंख्यक लोग हमेशा अल्पसंख्यक लोगों को क्या करते थे, दबाते हैं। तो बहुसंख्यक का ही राजनीतिक दबदबा होता था, ठीक है, जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान होता था। नुकसान का मतलब यही है कि उसको मौका नहीं मिलता, ठीक है ना, और अल्पसंख्यक को मौका नहीं मिलता। दूसरी कारण क्या है, बहुसंख्यक लोगों का आतंक बढ़ जाता है। जिसका जनसंख्या ज़्यादा होता है वो लोग थोड़ा अपना मनमानी करते हैं। कहावत भी है गाँव में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है दबदबा उसका ज़्यादा होता है। ये तो हमारा इतिहास भी बताता है। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता है क्या। कहता जब राजनीतिक वर्ग के द्वारा एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। हम लोगों को खास करके चुनाव के टाइम में या राजनीतिक कारणों से या छोटा मोटा मैटर को बड़ा बनाने के लिए धर्म को बीच में ला दिया जाता है। अभी आप लोग रास्ते में चल रहे हैं, कोई हिंदू हो या कोई मुस्लिम हो, किसी का भी गलती होकर किसी को आप मार दोगे तो वहाँ गलती को नहीं दिखाया जाएगा कि किस लिए उससे लड़ाई हुआ है, सीधा दिखाया जाएगा कि कोई मुस्लिम हिंदू को मारा है या कोई हिंदू मुस्लिम को मारा है। गलती नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इसमें राजनीति वाले लोग क्या है, रोटी अपनी सेकते हैं, है ना। और इस तरह से जो धर्म के नाम पर लड़ाई होती है, धर्म से जोड़कर जो लड़ाई किया जाता है तो क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। कहता है राजनीति में सांप्रदायिकता के कई रूप होते हैं। हम तो अभी जस्ट इस बात को बोले ना कि जो भी फूट डालो राज करो की नीति हमारे देशों में या अन्य देशों में चल रही है, इससे सबसे ज़्यादा फायदा राजनीति पार्टी को होता है और राजनीति पार्टी सांप्रदायिकता को अलग अलग रूपों में परोसते हैं, ठीक है। कहता है कुछ लोगों को लगता है कि उनका धर्म अन्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ है। अब ये तो अपना अपना मानने की बात है। कुछ लोगों को लगता है हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब जो लोगों को जिस धर्म पर विश्वास है वो उस धर्म को अच्छा मानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तक तो बात ठीक है, अच्छा मानते हैं, लेकिन बाद में उस धर्म का वर्चस्व जमाने के चक्कर में लग जाते हैं कि मेरा धर्म अच्छा, आप इस धर्म को अपना लीजिए, और उस धर्म का वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक मतलब जिस धर्म के लोग कम होते हैं, वो असुरक्षा की भावना महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अब बहुसंख्यक धर्म के लोगों अपना वर्चस्व जमा रहे हैं, तो अल्पसंख्यक लोगों को क्या होने लगता है, डर होने लगता है। जैसे आप चले आइए ईसाई लोगों की बात की जाए, हमारे देश में ईसाई लोग कम हैं, है ना। तो कभी सुना नहीं होगा कि ईसाई को मुसलमान से युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया, हिंदू ईसाई में लड़ाई हो गया, क्योंकि वो पहले से जानते हैं कि हमारी जो संख्या है वो कम है और हमारा वर्चस्व कम होगा, इसलिए वो हमेशा अपने आप को असुरक्षा महसूस करते हैं। हालांकि हमारा धर्म, हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों का समान अधिकार है ना। असुरक्षा महसूस करने वाली कोई बात नहीं। लेकिन अन्य देशों में जैसे पाकिस्तान में चले जाइए, हिंदू लोग असुरक्षा महसूस करते हैं। आज उनकी जनसंख्या 2% हो गई है, आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान में हिंदू समाप्ति हो जाए। तो वहाँ क्या है, वर्चस्व, जो धर्म की जनसंख्या अधिक है उसका वर्चस्व बन रहा है, और इस वर्चस्व के कारण जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं, वो असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। कहता है कि अक्सर संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल भरने के लिए धार्मिक चिन्हों, गुरु धर्मों और भावनाओं से अपील
अपीलों का इस्तेमाल किया जाता है। कहता है ध्रुवीकरण मतलब लोगों को ये कर देना, बहका देना, ठीक है ना। कहता है अक्सर ऐसा देखा जाता है, संप्रदाय के नाम पर लोगों को क्या कर दिया जाता है, ध्रुवीकरण कर दिया जाता है, लोगों को बहका दिया जाता है, जिसके कारण क्या होती है कि भय का माहौल बन जाता है। जरा मना भी झगड़े का माहौल बनता है तो लोग डर जाते हैं, ठीक है ना। भय के माहौल बनाने के लिए धार्मिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। धर्म गुरुओं जो हैं वो इस चीज़ को बहकाने का प्रयास करते हैं, लोगों के भावनाओं से अपील करते हैं, है ना। कई बार तो सांप्रदायिकता इतना उग्र हो जाता है कि सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। कहता है कि भय का माहौल धीरे धीरे लोगों में इतना अधिक भर जाता है, आपस में मतभेद इतना बढ़ जाता है, सांप्रदायिकता इतना बढ़ जाती है कि दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसको सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। दंगा हम लोग जानते हैं, दो धर्मों के बीच युद्ध हुआ उसको क्या बोलते हैं, दंगा बोलते हैं। या दो जातियों के बीच अगर जोर शोर से झगड़ा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, दंगा बोलते हैं, ठीक है ना। अब धर्मनिरपेक्ष शासन, हम अभी तुरंत बताए थे कि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है, और जहाँ सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा। समान दर्जा वाले देश क्या कहलाएंगे, धर्मनिरपेक्ष देश कहलाएंगे, जिसमें हमारा भारत भी है। कहता है भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ धर्म के लेकर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी धर्मों को समान अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। कहता भारत के संविधान में किसी भी धर्म का राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया है। कोई भी धर्म को ये नहीं कहा गया है कि आप किसी राज्य में बहुसंख्यक है तो आपका राजकीय धर्म हो जाएगा या फिर राष्ट्रीय धर्म हो जाएगा, पूरे राष्ट्र में है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए भारत को ना तो हिंदू कंट्री कह सकते हैं और ना ही इस्लामिक कंट्री कह सकते हैं। यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार और समान नागरिकता प्राप्त है। कहता है भारत के नागरिकों को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की छूट है। भारत के नागरिक को कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई हिंदू है तो मुस्लिम धर्म को अपना सकता है, कोई मुस्लिम है तो हिंदू धर्म को अपना सकता है, कोई जैन धर्म को अपना सकता है। जिस धर्म में जिस लोगों को जाना है, आप पर संविधान आपको इसकी छूट देती है। इस नाम पर आप पर कोई भी केस मुकदमा नहीं कर सकता है, ठीक है ना, बशर्ते कि स्वेच्छा हो, किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती नहीं हो, ठीक है ना। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग धर्मों से अलग अलग धर्म में वापस आ जाते हैं। कहता है लेकिन एक मिनट, कहता है लेकिन सरकार को धार्मिक मुद्दों पर तब तक हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं है जब तक विभिन्न समुदाय का समन्वय बनाए रखने के लिए ऐसा जरूरी लगने लगे। कहता है सरकार को धर्म को लेकर कोई मुद्दा की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपको रोकेगा नहीं, तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि दो धर्म के बीच समन्वय बना हुआ है। हाँ, अगर इस धर्मांतर से या धर्म परिवर्तन से किसी तरह का सांप्रदायिक हिंसा होती है तब सरकार आप पर एक्शन ले सकती है, आप पर हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन जब तक आपको समुदाय का समन्वय बना रहेगा, सरकार आप पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जाति और राजनीति, जाति और राजनीति क्या है, ठीक है। लैंगिक तो पढ़ लिए, अब जाति को पढ़ेंगे। कहता जाति व्यवस्था भारत के समाज में अनोखी विशेषता है। भारत में इतने प्रकार की जातियाँ हैं जिसको कि मुझे नहीं लगता है कि काउंटिंग करना भी आसान है ना। कितनी जातियाँ हैं और विभिन्न जाति के लोग भारत में एकजुट होकर रहते हैं। ये हमारे भारत की क्या है, विशेषता है, ठीक है, जो एक प्रकार की अनोखी विशेषता कह सकते हैं। कहता है इस तरह का सामाजिक व्यवस्था किसी अन्य देश में नहीं पाई जाती है। तो अभी बताएं कि दूसरे देश में ऐसा नहीं होता है। जितने भिन्नताओं के साथ हम लोग अपने देश में एकजुट होकर रहते हैं, ये किसी भी अन्य देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए भारत की इस व्यवस्था को हम लोग अनोखी विशेषता कह सकते हैं। कहता है कि जाति व्यवस्था के अनुसार हर जाति का एक नया पेशा है। कहता है जाति व्यवस्था के अनुसार अगर हम देखें तो विभिन्न जातियों का अपना एक पेशा है। जैसे कोई ब्राह्मण है तो उनका काम क्या है, जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक की जितने भी पूजा पाठ श्राद्ध विवाह सभी को करवाना किनका काम है, ब्राह्मण का काम है, ठीक है। इसी तरह से मोची है तो जूते सिलने का काम है, लोहार है तो उसको क्या है, लोहे का काम करने है, बढ़ई है तो वो लकड़ी का काम करते हैं। इसी तरह से विभिन्न धर्मों के जातियों को अलग अलग विशेष पेशों में सबको क्या किया गया है, बांटा गया। बांटा नहीं, व्यवस्था है पहले से, हम लोग नहीं बांटे हैं। लोग स्वतंत्र भी हैं। अब कोई लकड़ी का काम करने वाला उसको पसंद नहीं है तो वो उस काम को छोड़ के दूसरा काम भी कर सकता है। हमारा संविधान इस चीज़ को अधिकार देता है कि आप जन्म से जिस जाति के हैं या जिस काम को कर रहे हैं आप उसी को अपनाइए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप उस जाति के हैं तो वो काम भी कर सकते हैं। कहता है किसी विशेष पेशे में किसी विशेष जाति को जन्म देने वाला व्यक्ति ही अपना सकता है। कहता है कुछ विशेष पेशे के लिए कुछ विशेष जाति में जन्मे लोग ही उसको अपना सकते हैं। जैसे ब्राह्मण का काम है पूजा कराना, तो हम लोग पूजा नहीं करवाते हैं, करवा भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी जाति के लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कुछ वर्क है जो आप कर सकते हैं, जैसे लोहे का काम है, लकड़ी का काम है, अगर आपको हुनर है तो आप क्या है कर सकते हैं। तो ये जाति विशेष हो गया।
किसी भी जाति के लोगों में अपनी जाति विशेष जाति का गहरा लगाव देखने को मिलता है। ये तो सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति जिस जाति में होगा उसको उस जाति से लगाव बहुत ज़्यादा होगा, प्रेम बहुत ज़्यादा होगा और उस काम के में आपसे ज़्यादा हुनर होगा। एक बढ़ई का लड़का भी है तो उसको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, एक कील ठोकने का, एक लकड़ी काटने का, है ना। हम लोगों को एक्सपीरियंस, अन्य जाति के लोगों की एक्सपीरियंस क्या होगी, कम होगी, उसको उससे क्या होगा, बहुत गहरा लगाव देखने को मिलेगा। कहता है इसमें से कुछ जातियाँ ऊँची जाति मानी जाती है तो कुछ अन्य जातियों और कुछ नीची श्रेणी में रखा जाए। हम लोग जानते हैं जातियों के 3 भागों में बांटा गया, जनरल, ओबीसी और एससी एसटी, है ना। फिर उसको अलग अलग बांटा गया, ओबीसी को, जनरल को भी बांटा गया ईडब्ल्यूएस में, एक जनरल अलग हो गया, फिर बीसी 1 हो गया, बीसी 2 हो गया, फिर एससी हो गया, एसटी हो गया। तो जातियों के आधार पर भी डिवाइड किया गया, है ना। जाति पर आधारित पूर्वाग्रह। कहता है कि भारतीय समाज में आज भी जाति पर आधारित पूर्वाग्रह देखने को मिलते हैं। कहता है पूर्वाग्रह मतलब पहले से जो चलते आ रहा है ना, उसी को पूर्वाग्रह का सेंस में रखा गया। कहता है भारत में आज भी इस चीज़ को देखने को मिलता है, लोग शिक्षित हो भी गए फिर भी पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। जातियों के लेकर आज भी लोगों में भेदभाव है, काम के हिसाब पर भेदभाव है। कहता है ग्रामीण इलाकों में आज भी नीची जाति के लोगों को ऊंची जाति के सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलती है। कहता है कि कई जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति से कोई भी धार्मिक और सांस्कृतिक काम में भाग नहीं, छोटा काम उससे करवाएंगे, खेत की मजदूरी करवाएंगे, उस समय उसको नीचा जाति नहीं दिखेगा, है ना। घर में नौकरी करवाएंगे, उस समय उसको नीचा जाति नहीं दिखेगा। लेकिन अगर पूजा करवा रहे हैं और उस समय उसका थाली छू देगा तो उसको नीचा जाति दिखने लगेगा, है ना। कहीं भोजन करवा रहे हैं, नीची जाति के लोग उस भोजन को अगर छू दिया या खिलाना शुरू कर दिया तो उस समय उसको वो नहीं दिखेगा कि वो व्यक्ति, उस समय दिखेगा कि वो नीचा जाति है। लेकिन अगर उसको काम की बात होगी, अपने फायदे की बात होगी तो ऊंचा नीचा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन ये चीज़ें गलत है। आज भी जो ऊंच नीच की भेदभाव है वो अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आज भी गाँव में ये अनुमति नहीं मिलती है कि सांस्कृतिक और बड़े कार्यक्रमों में छोटी जाति को भाग लेने को मौका मिलता है, ठीक है ना। कहता ऊंची जाति के लोग तो दलित की छाया से परहेज भी करते हैं। कहता कुछ समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दलित को देखने से मुकरते हैं, दलित के पास जाने से मुकरते हैं, जो कि जातिवाद है, जाति रूढ़िवाद भी इसको हम कह सकते हैं। अब धीरे धीरे ये सब चीज़ खत्म होते जा रहा है, बहुत हद तक खत्म हो गया। लेकिन इतिहास में सुनने को मिला था कि लोग ऊंचे धर्म के जो ऊंचे जाति के लोग थे उन्हें नीची जाति का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते थे, ठीक है ना। लेकिन अब ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्या होते जा रही है, समाप्त होते जा रही है। कहता है कि हाल ही के वर्षों में कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण जातिगत विभाजन कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। कहता कुछ वर्षों में आर्थिक परिवर्तन मतलब पैसे से बदलाव, ठीक है ना, जातिवाद विभाजन कमज़ोर कर दिया। हम लोग देखते होंगे अपने गाँव में या आसपास में कि किसी भी जाति के लोग हैं अगर उसके पास बहुत पैसा है तो बड़े जाति के यहाँ भी न्योता खा ले जाएंगे, उसके पूजा में आरती लेने जाएंगे। लेकिन उसी जाति के लोगों को आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पैसे की कमी है, तो उस जाति के लोग उसके घर नहीं जाएंगे, देखने को मिलता है ना, ठीक है। तो ये आर्थिक ही सबसे बड़ा जो योगदान अभी के डेट में देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, आर्थिक परिवर्तन। जैसे जैसे आर्थिक परिवर्तन होते जा रहा है लोगों में जाति विभाजन क्या होते जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहे हैं। जाति विभाजन क्या होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं, आर्थिक विकास के साथ साथ शहरीकरण भी तेज़ी से हो रहा है, लोग शहर की ओर बढ़ रहे हैं और शहर में किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, अपना काम से मतलब रखा। और नई जगह लोग जाते हैं तो पास पड़ोस के लेके चलना चाहते हैं, इसलिए वहाँ जाति को लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि एक साक्षरता, पढ़े लिखे लोग जातिवाद से मतलब नहीं रखते हैं। कुछ लोग पेशा ऐसा चुनते हैं जिनको जातिवाद से मतलब नहीं है, अगर जातिवाद करेंगे तो उसका व्यवसाय ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। और जमींदारों को एक कमजोरी भी है कि खेती कौन करेगा भाई, हम अगर छोटी जाति से दूर रहेंगे तो हमारी भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जमींदार लोग भी हैं, तो जमींदारों की कमजोरी है और इसी स्थिति के कारण जातिवाद खत्म होने की एक बड़ी भूमिका बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी शादियां तय करने के लिए जाति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज का सबसे कठोर और सबसे कड़वा बात यही है कि आज भी हमारे देश में शादियां कहाँ होगी, अपने जाति में ही होगी, दूसरे जाति में शादी नहीं होगी। अगर कोई लड़का लड़की दूसरे जाति से है, वो एक दूसरे से शादी करना चाहता है तो तलवार निकल जाएगा, लाशें गिरेगी, लाशें, है ना। क्योंकि दूसरे जाति के धर्मों को आज भी लोग अलाउ नहीं करते हैं। हालांकि हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता। आप अगर अपने से नीचे जाति के लड़की से शादी करते हैं तो सरकार आपको शादी करने के बदले 15,000 रुपया कैश देगी। कितना? 15,000 रुपया आपको देगी विवाह करे खुशी में कि जाइए गाँव में पार्टी दे दीजिएगा, है ना।
लेकिन समाज इस चीज़ को आज भी अस्वीकार किया है। आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है ना, कि शादी जब भी होगी तो एक ही जाति में होगी। कहता है आप किसी भी अखबार में वैवाहिक विज्ञापन को देख लीजिए, उन विज्ञापन में जाति के आधार पर ही समूह दिखाई देंगे। कहता है पेपर में देखिए, शादी विवाह के लिए जो विज्ञापन आते हैं उसमें सबसे पहले ऊपर हेडिंग रहेगा जाति, इसके बाद रहेगा उसका डिटेल्स, नाम, ये पता, पिता का नाम, उम्र, जॉब, तो सारी चीज़ें का वर्णन होगा, लेकिन जाति हेडिंग होगी। क्योंकि विवाह जब भी होगा आज भी हमारे समाज में तो कहाँ होगा, जाति में ही होगी। लेकिन जीवन में अन्य मामलों में जाति का प्रभाव खत्म होता जा रहा है, ठीक है ना। बाकी अन्य मामलों में जाति का क्या हो रहा है, धीरे धीरे मामला खत्म होते जा रहा है। जैसे हम लोग मेला घूमे, अभी दुर्गा पूजा तत्काल में समाप्त हुआ है, हम लोग मिठाई खरीदने से पहले जाति पूछे किसी का? नहीं पूछे, है ना। प्रसाद खरीदने से पहले जाति पूछे? क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ये जातिगत मामले धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, है ना। लेकिन विवाह का मामला अभी भी चलते आ रहा है। कहता कि ऊंची जाति के लोगों को सदियों से शिक्षा के बेहतर अवसर मिले। कहता ऊंची जाति के जो लोग हैं, लोगों को सदियों से, सदियों मतलब बहुत समय से, शिक्षा के बेहतर अवसर मिलने के कारण ऊंची जाति के लोग आर्थिक रूप से अधिक तरक्की की है। कहता ऊंची जाति के लोग जो थे उसको शिक्षा के अवसर शुरू से अच्छा मिला, है ना। इसके कारण वो आज के डेट में आर्थिक स्थिति से मजबूत है ना। अभी भी अपने गाँव में देख लीजिए, जमींदारी जिसके पास ज़मीन अधिक है वो ज़्यादातर ऊंची जाति के लोग हैं, क्योंकि शुरू से उसको शिक्षा अच्छा मिला और वो आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी रही, और आर्थिक स्थिति अच्छी रहने के कारण उसको अच्छा शिक्षा प्राप्त हुआ। कहता आज भी पिछड़ी जाति के लोग सामाजिक और आर्थिक विकास से पीछे चल रहे हैं। कहता है पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो आज भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इन चीज़ों से आज भी पीछे हैं, है ना, क्योंकि शुरू से उसको ऐसा मौका नहीं मिला। अब देखिए ना, छोटा सा एग्जांपल है, आपके घर के बच्चे 5 साल के होंगे तब वो पढ़ना शुरू करेंगे और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। हम गवर्नमेंट स्कूल को ख़राब नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखते हुए ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे की आर्थिक स्थिति को तो नहीं देखा जाता है, लेकिन शिक्षा का स्तर वो नहीं मिलता जो बड़े स्कूल्स में मिल रहे हैं, है ना। जब तक आपको गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा ड्रेस पहनना सीखेगा तब तक बड़े स्कूल जो हैं उन स्कूलों के बच्चे दिस डैट, मॉम, डैड, डैडी, है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैल, सी फॉर चप्पल, है ना। ये सब सारी चीज़ें क्या है, बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था शुरू से मिलती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। पिछड़ी जाति के लोग या गरीब लोग इन्हीं में, इसी में पीछे हैं, ठीक है। अगला कहता है, अब सबसे बड़ा चीज़ आप कड़वा सच देखिए कि जो भी सरकारी स्कूल के टीचर हैं, टीचर वो हैं सरकारी स्कूल के, वेतन कहाँ से ले रहे हैं, सरकारी स्कूल से, और उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में, है ना। कितने गवर्नमेंट टीचर के बच्चे को देखे हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन है? आप अपने दोस्त वगैरह से किसी को एक वो भी बताइए जिसके गार्जियंस हैं जो सरकारी टीचर हैं और आपके दोस्त हैं आपके साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, एक भी नहीं मिलेंगे। इससे साफ पता चलता है कि जो सरकारी टीचर्स हैं या सरकारी स्कूल्स हैं या सरकारी टीचर, हम सरकारी टीचर की बात करते हैं, सरकारी टीचर ही खुद अपने स्कूल पर वो भरोसा नहीं रखते हैं, इसलिए तो अपने बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ाते हैं। और जो उस स्कूल का कामगार है, काम करने वाला है, जो स्कूल का नींव है टीचर, उस टीचर को ही अगर स्कूल पर विश्वास नहीं है तो दूसरे लोग कितना विश्वास करेंगे? बात सही है, ठीक है ना। कहता है जाति, राजनीति में जाति, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे राजनीति में लिंग भेदभाव, अभी पढ़ रहे हैं राजनीति में जाति। कहता है कि भारतीय राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात तो बहुत बड़ा सच है। अभी हम लोग बिहार में देखे हैं जातीय जनगणना, है ना, लोग चीख चीख कर कह रहे हैं हमारी जाति इतनी है, हमको इतना दिखाया गया, हमारी जाति इतनी है, हमको इतना दिखाया गया, चीख चीख कर लोग कह रहे हैं इस बात को। और जिसके कारण क्या हो रहा है कि जातीय राजनीति हो रही है ना। और ख़ास करके भारत में इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। देखते हैं लोग चिल्ला के कहते हैं हम पिछड़े जाति से हैं, हमारी अलग पार्टी होगी, हम उच्च जाति से हैं, हमारी अलग पार्टी होगी। कहता ज़्यादातर चुनाव क्षेत्रों में उम्मीदवार का चयन क्षेत्रीय जाति के समीकरण के आधार पर किया जाता है। हर जगह जो सीटें दी जाती है ना, विधायक का या सांसद का, वो उस हिसाब से दिया जाता है कि उस क्षेत्र में कौन से जाति के लोग ज़्यादा हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज़्यादा होंगे वहाँ टिकट उस जाति को मिलेगी। तो ये तो सबसे बड़ा राजनीति में जाति का भेदभाव है, ठीक है ना। अब देखिए नहीं, हम तो बार बार इस चीज़ को बोलते हैं, सरकार कहती है कि जातीय भेदभाव हटा दीजिए, कहती है ना, हमारा संविधान भी कहता है कि जाति के आधार पर हमारे देश में कोई भी भेदभाव। लेकिन आप जैसे ही स्कूल जाइएगा या कहीं भी कोई फॉर्म भरने जाइएगा, फॉर्म भरने के जो ऑनलाइन सेंटर होगा उसके गेट पर लिखा होगा फॉर्म भरने के लिए जुड़े दस्तावेज, सबसे पहले लिखा रहेगा जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र। अब भाई जाति का भेदभाव नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र हम क्यों बनाएं? संविधान कह रहा है कि जाति से आपको मतलब नहीं है और आप जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। बनेगा भी कहाँ? सरकारी ऑफिस में, बीआरसी ऑफिस में, ब्लॉक में बनेगा। और ब्लॉक क्या है? सरकारी संस्था है।
सरकारी जाति भी बना रहा है, सरकारी कह रहा जाति के आधार पर भेदभाव भी नहीं कीजिए। अब कौन सही है कौन गलत है ये डिसीजन लेना आपका काम है, मेरा काम थोड़ी है। आगे बढ़िए। कहता हर जाति के राजनीतिक सत्ता में अपनी भागीदारी लेने की, अपनी जातिगत पहचान अपने तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करता है। सभी जाति जो है वो अपने हिसाब से अपनी जाति को दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी भागीदारी निभाने की कोशिश करते हैं। कई जातियां मिलकर अपना गठबंधन भी बनाया है। कहता बहुत सारे जो छोटे छोटे जाति हैं वो अपनी गठबंधन करते हैं और गठबंधन करके एक पार्टी बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी बिहार के जो लोग हैं करेंट टाइम में, सबका एक ही कहना है कि अति पिछड़े समाज के जो हम लोग हैं वो हम लोग अब अलग पार्टी बनाएंगे। अब उस पार्टी में इतनी पावर नहीं है कि अकेले कोई जात एक पार्टी बना लेगा। तो वो जाति क्या कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के पूरे अति पिछड़ा जो 37% है, कह रहा हम लोग 37% जो हैं वो अब अलग पार्टी बनाएंगे और अलग से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बहुत सारे जाति जो है वो आपस में गठबंधन करके अपनी पार्टी बनाने का प्रयास करते हैं, है ना, और गठबंधन भी बनाया जाता है। जाति समूहों के मुख्य रूप से अगड़े और पिछड़े वर्गों में बांटा गया। जाति ज़्यादातर जो लोग हैं वो दो ही बात ज़्यादा बोलेंगे, कहेंगे हम पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, और वो अगला है, फॉरवर्ड है। या वो कहेगा हम फॉरवर्ड हैं और वो क्या है, बैकवर्ड है। अगड़े मतलब फॉरवर्ड और पिछड़े मतलब बैकवर्ड। ठीक है ना, अगड़े पिछड़े का भेदभाव बहुत ज़्यादा आज भी हमारे समाज में है। लेकिन जाति विभाजन से अक्सर समाज के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और जातीय हिंसा भी हो जाता है। कभी कभी जातीय विभाजन जब होता है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और तनाव की स्थिति ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि आपस में क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है और एक दूसरे से लोग क्या हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं, और जिसके कारण काफ़ी नुकसान होता है। बात समझ में आ गया? आज इतने रहने दीजिए, आगे अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना। दैट्स ऑल।